हेलो स्टूडेंट्स, लर्न बीएसटी चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। पिछली वीडियो में हमने भूमंडलीय उपक्रम पढ़े थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त उपक्रम। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि व्यावसायिक संगठन के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे प्राइवेट, गवर्नमेंट, वैश्विक, ठीक है, निजी, सरकारी। वैश्विक मीन्स यूनिवर्स। कोई भी व्यावसायिक यानी वैश्विक में मल्टीनेशनल, कोई भी व्यावसायिक संगठन यदि चाहे तो अन्य व्यावसायिक संगठनों से पारस्परिक लाभ के लिए हाथ मिला सकता है, अर्थात दो या दो से अधिक संगठन मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय को भी कर सकते हैं। ठीक है, ये संगठन निजी भी हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं, या फिर विदेशी कंपनियां भी हो सकती है। तो संयुक्त उपक्रम का अर्थ समझिए, जब दो इकाइयां अर्थात दो व्यावसायिक इकाइयां समान उद्देश्य हेतु, ठीक है, पारस्परिक लाभ कमाने के लिए इकट्ठा होना यानी मिलजुल कर कार्य करना तय करती है, तो इससे किस प्रकार के उपक्रम का उदय होता है? संयुक्त उपक्रम का। ये किसी भी आकार की हो सकती है, लंबी अवधि के लिए भी हो सकती है, छोटे समय के लिए परियोजनाओं में भागीदारी के लिए भी हो सकती है। एक संयुक्त उपक्रम संबंधित पक्षों की यानी उस उपक्रम से संबंधित जो पक्ष हैं उनकी आवश्यकता अनुसार लोचपूर्ण भी हो सकता है, अर्थात ग्राहक, कर्मचारी या दोनों जो भी संगठन एकत्रित हो उनकी आवश्यकता अनुसार इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है। इन आवश्यकताओं को संयुक्त उपक्रम के करार यानी जो एग्रीमेंट करते हैं ना, उस एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार का वाद विवाद, झगड़ा या मतभेद ना हो। एक संयुक्त उपक्रम दो अलग अलग देशों की दो व्यावसायिक इकाइयों के बीच अनुबंध, करार या समझौते का भी क्या हो सकता है? परिणाम। यानी केवल एक ही देश की नहीं, दो अलग अलग देशों की व्यावसायिक इकाइयां मिलकर भी एक एग्रीमेंट करके और कार्य कर सकती है। इस मामले में उन्हें क्या करना होगा कि दोनों ही देशों की सरकारों द्वारा जो प्रावधान है, जो नियम हैं, उन नियमों और प्रावधानों को उनको मानना होगा। अर्थात व्यवसाय संचालित करने के लिए जो भी उनके द्वारा नियम बनाए गए हैं उनका पालन, उन दोनों ही देशों की सरकारों के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन उन इकाइयों को अर्थात संयुक्त उपक्रम की इकाई को करना होगा। इस प्रकार संयुक्त उपक्रम का अर्थ क्या है? अलग अलग भी हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर है कि किस संदर्भ में संयुक्त उपक्रम का निर्माण किया जा रहा है। वैसे जो व्यापक और विस्तृत अर्थ है वो है दो या दो से अधिक व्यावसायिक इकाइयों के द्वारा एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों और विशेषज्ञों को एक साथ मिला लेना। यानी दो या दो से अधिक इकाइयां मिलकर अपने संसाधन, अपनी विशेषज्ञता को मिलाकर एक नया उपक्रम स्थापित करने का विचार करते हैं, स्थापित करते हैं, तो ऐसा उपक्रम कहलाता है संयुक्त उपक्रम। व्यवसाय की जोखिमों और प्रतिफल को भी वो क्या करते हैं? आपस में बांट लेते हैं, अर्थात प्रतिफल यानी लाभ, हानि जो भी मिलता है उसे वो आपस में मिलजुल कर बांट लेते हैं। इसे स्थापित करने के कई कारण हैं, जैसे कोई भी व्यवसाय अपना विस्तार करना चाहता है तो वो किसी अन्य व्यवसाय के साथ मिलकर ऐसा कार्य कर सकता है। नए उत्पादों का विकास या नए बाजारों में प्रवेश, विशेषकर अन्य देश के बाजारों में प्रवेश करके वो कार्य करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन सा उपक्रम स्थापित करेंगे? संयुक्त उपक्रम। अब कंपनियों के द्वारा अन्य व्यावसायिक इकाइयों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम का निर्माण उनके साथ नीतिगत यानी जो उनकी नीतियां, नियम है उनको मिलजुल कर अपनाकर खोलने के लिए किया जा रहा है। इन गठजोड़ों का कारण है यानी ये जो मिलजुल कर काम करने की जो योजना बनाते हैं, क्यों? क्योंकि एक दूसरे की पूरक क्षमता, साधन एक दूसरे के यानी साधन, और अगर किसी वस्तु या किसी भी कार्य को नहीं कर पाते तो दूसरे की मदद के द्वारा करना, जैसे वितरण प्रणाली, टेक्निक, वित्त, ये सभी कारण हो सकते हैं जिनके कारण वो मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस प्रकार संयुक्त उपक्रम में क्या होता है? दो या दो से अधिक कंपनियां, ठीक है, जनक कंपनी, एक नई कंपनी जिसमें उन सभी का क्या होता है? नियंत्रण, यानी जनक कंपनी का क्या होता है? इस पर नियंत्रण का निर्माण करने के लिए क्या क्या एकत्रित करते हैं? पूंजी,
टेक्निक, मानव संसाधन, जोखिम और प्रतिफल, इन सभी को हिस्सों में बंटाने के लिए क्या हो जाते हैं, एग्री या सहमत। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त उपक्रमों के प्रकार। जैसा कि टेबल में भी दे रखा है, आपने देखा होगा, ये एक चार्ट बना रखा है। उस चार्ट में बताया गया है कि संयुक्त उपक्रम को दो भागों में बांटा गया है, समता आधारित और संविदात्मक। समता आधारित को तीन भागों में बांटा है, कंपनी, सीमित साझेदारी और साझेदारी। और संविदात्मक है सहयोग, समझौता या महत्वपूर्ण सहसंबंध। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है संविदात्मक संयुक्त उपक्रम, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे उपक्रम में संयुक्त स्वामित्व वाली एक इकाई का निर्माण नहीं किया जा सकता, केवल साथ साथ कार्य करने का ही समझौता, यानी कोई नई इकाई का निर्माण नहीं होता है, बल्कि मिलजुल कर साथ साथ कार्य करने का एग्रीमेंट करते हैं। वे व्यवसाय में स्वामित्व को नहीं बांटते, बल्कि नियंत्रण के कुछ तत्वों का ही उपयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा फ्रेंचाइजी, आपने नाम सुना है मैकडोनल्ड। ठीक है, तो मैकडोनल्ड में फ्रेंचाइजी दी जाती है, अर्थात मैकडोनल्ड की जो कंपनी विदेशी कंपनी है, और इस विदेशी कंपनी से हमारे देश या अन्य देशों की जो कंपनी है उन्होंने क्या किया, टाई अप किया, और उसके द्वारा जो टेक्नोलॉजी या जो भी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उन सबको करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक अनुबंध। ये अनुबंध या संविदा एक निश्चित अवधि की होती है, जैसे ही वो अवधि समाप्त होती है ये या तो रिन्यू होती है या खत्म हो जाता है। तो फ्रेंचाइजी इसी का एक क्या है, प्रारूप है, इसी का एक उदाहरण है। मैकडोनल्ड में देखा होगा आपने कि जहाँ भी जिस भी मैकडोनल्ड के स्टोर पर जाओगे एक ही प्रकार के प्रोडक्ट, एक ही टेस्ट के प्रोडक्ट, यहाँ तक कि वहाँ का जो वातावरण है वो भी वो का वही होता है जो अन्य जगह पर होता है। वही ड्रेसअप होता है कर्मचारियों का, वही उस शॉप का जो डेकोरेशन, उस मैकडोनल्ड का जो डेकोरेशन होता है, बाहर एक जोकर बैठा, वो सारी सीनरी वो की वही क्रिएट की जाती है, जिससे हमें लगता ही नहीं है कि हम ये उस स्टोर पर नहीं आए जिस पर पिछली बार गए थे, नया स्टोर है, हमें सब कुछ वैसा का वैसा नजर आता है। इसके संबंध में कुछ तत्व हैं। नंबर 1, दो अथवा अधिक, यानी दो या दो से अधिक पक्षों का एक सामान्य इष्टार्थ, यानी दोनों का एक ही अर्थ के तहत, एक ही उद्देश्य के तहत चलाना, अर्थात व्यवसायिक उपक्रम को चलाना, दोनों का एक ही उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को अपनाते हुए चला रहे हैं। दूसरा, प्रत्येक का पक्ष कुछ निर्विष्टियां लाता है, यानी कुछ डिफरेंट और कुछ इस प्रकार से कार्य करता है कि वह जो संयुक्त उपक्रम है श्रेष्ठ प्रकार से चल सके। नेक्स्ट है, दोनों ही पक्ष व्यवसायिक उपक्रम पर कुछ नियंत्रण, यानी पूरा नहीं रखते हैं, कुछ कुछ नियंत्रण। जैसे जो जनक कंपनी है, वो जनक कंपनी कैसे नियंत्रण करती है कि सेम प्रोडक्ट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी वही होनी चाहिए, और जैसा वो करती है प्रोडक्ट तैयार और सेल करती है उसी नीतियों को अपनाते हुए किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार वो अपना नियंत्रण रखती है, और वो चलाने वाला जो उसका फ्रेंचाइजी ली है जिसने भी संविदात्मक अनुबंध किया है, वो उसी प्रकार से चलाते हुए अपने कंट्रोल रखते हुए प्रोडक्ट्स को, यानी उसकी प्रोडक्ट्स की संख्या अधिक कम भी हो सकती है। ठीक है, लाभ उसे मिलेगा और एक निश्चित राशि वह अपनी जनक कंपनी को चुकाएगी, जिसको हम रॉयल्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट, लेन देन से लेन देन का संबंध नहीं होता, बल्कि तुलनात्मक होता है, और वो भी छोटे समय के लिए नहीं, एक लंबे समय की अवधि के लिए होता है। नेक्स्ट, समता आधारित संयुक्त उपक्रम, यानी यहाँ पर समता के रूप में पूंजी लगाई जाती है, जैसे जिसमें एक अलग व्यावसायिक इकाई जिसमें दो या अधिक पक्षों का संयुक्त स्वामित्व होता है, दोनों मिलकर पैसा लगा रहे हैं तो दोनों ही क्या हो गए, मालिक। इनका निर्माण पक्षों के बीच समझौते से होता है, अर्थात ऐसे समता आधारित संयुक्त उपक्रम का जो निर्माण होता है वो समझौते से होता है। व्यावसायिक इकाई का स्वरूप अलग अलग भी हो सकता है, यहाँ तो स्वरूप एक ही था, यहाँ स्वरूप अलग अलग भी हो सकता है, जैसे कंपनी भी हो सकती है, साझेदारी भी हो सकती है, फर्म भी होती है, ट्रस्ट भी हो सकती है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म भी हो सकती है, उपक्रम भी हो सकता है, तो पूंजी निधि भी हो सकती है, यानी साझेदारी के रूप में भी हो सकता है, ट्रस्ट के रूप में भी हो सकता है, सीमित दायित्व साझेदारी के रूप में, इस प्रकार इसका अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। नंबर 1, यहाँ या तो एक नई इकाई बनाने का, यानी या तो दो पहले ही ऑलरेडी दो इकाइयाँ संचालित हो, जब मिलजुल कर करती है तो एक नई इकाई का निर्माण भी कर सकती है, या वर्तमान में जो भी इकाई वो कर रही है उसमें से किसी एक पक्ष द्वारा उस इकाई पर क्या रख दिया जाता है, स्वामित्व, यानी उसके अंदर पूंजी लगा करके समझौता कर लिया जाता है। दूसरा,
संबद्ध पक्षों द्वारा सहभाजित स्वामित्व, यानी जो भी पक्ष जुड़ रहे हैं उनके अनुसार जो स्वामित्व की राशि यानी जो पूंजी उसका विभागीकरण करना, यानी अंशों के रूप में पैसा लगा देना। नेक्स्ट, संयुक्त स्वामित्व वाली इकाई का सहभागिता प्रबंध, यानी मिलजुल कर उसके प्रबंधन का कार्य करना। नेक्स्ट, पूंजी निवेश तथा अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं के बारे में, यानी पूंजी निवेश, पूंजी लगाने या अन्य जो वित्तीय व्यवस्था उसके संबंध में भी मिलजुल कर उत्तरदायित्वों को बांट लेना। नेक्स्ट, समझौते के अनुसार, यानी जो भी एग्रीमेंट किया उसके अनुसार जो लाभ है जो हानि है उसे एक दूसरे को बांट लेना। एक संयुक्त उपक्रम अनिवार्यतः एक ऐसे समझौता पत्र पर आधारित है जिसमें संयुक्त उपक्रम समझौते के आधारों को उजागर किया जाता है और दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। बाद में कोई कानूनी पेचीदगियां नहीं रहती क्योंकि सभी शर्तें उस समझौते में लिखी होती हैं और ये सभी शर्तें वो सोच समझकर चर्चा करके निर्णय लेकर के डिसाइड करते हैं। अब है इसके लाभ क्या क्या है। नंबर 1, संसाधन और क्षमता में वृद्धि। हम सभी जानते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक इकाइयां मिक्स होकर काम करेगी तो उनके पास संसाधन भी तो बढ़ गए ना। पहले एक ही अपने संसाधन यूज करी थी, अब वो सभी मिलकर अपने अपने संसाधन यूज करे तो संसाधनों में वृद्धि, कैपेसिटी भी बढ़ेगी, अर्थात जो भी काम या उत्पादन उन सब की क्षमता में भी क्या होगी, वृद्धि। किसी दूसरे के साथ हाथ मिलाने से, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ जाने से जो भी उनके पास संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों में भी वृद्धि होती है तो क्षमता में भी वृद्धि होती है, जिससे इसमें अधिक मात्रा में पूंजी प्राप्त होती है। व्यवसाय को बढ़ा भी सकते हैं। नए व्यवसाय को संयुक्त वित्तीय और मानव संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं और बाजार की चुनौतियों का भी वो आसानी से सामना कर सकते हैं और नए नए लाभों का अवसर भी उठा सकते हैं क्योंकि पूंजी भी अधिक है, कैपेसिटी भी अच्छी है उनकी, तो ये सभी लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट, नए बाजार वितरण तंत्र का भी लाभ होता है। जब एक व्यावसायिक इकाई किसी दूसरे देश की इकाई के साथ साझेदारी करते हुए संयुक्त उपक्रम की स्थापना करती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उन्हें एक बड़ा बाजार का क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है। नहीं, अभी तक तो वो अपने ही देश में कर रही थी ना, लेकिन अब उसको दूसरे देश की संस्था से मिलकर काम करे तो दूसरे देश का मार्केट भी उसको आसानी से क्या हो गया, उपलब्ध। जैसे कोई विदेशी कंपनी जब भारत की कंपनी के साथ मिलकर काम करती है तो उन्हें भारत का विशाल बाजार भी तो मिलता है। नहीं, अब तक तो वो अपने देश में ही कर रही थी, अब वो हमारे देश में भी करेगी। परिणाम स्वरूप उत्पादों की बिक्री भी बढ़ती है, घरेलू बाजार में वो आसानी से टिक भी सकती है कंपटीशन में भी, और नए नए बाजार में सामान को आसानी से बेचा भी जा सकता है। नेक्स्ट, नई टेक्निक का लाभ। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि नई नई जो टेक्निक होते हैं उन टेक्निकों को यूज करने का भी इनको लाभ मिलता है। उत्पादन की जो नई नई और उन्नतशील टेक्निक्स है उनका वो उपयोग करते हैं जिससे श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुएं क्या होती है, उत्पादित की जा सकती है, क्योंकि उन्हें नई टेक्निक का, अपनी टेक्निक का विकास करने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी जिस भी संगठन के साथ मिले हैं उसकी टेक्निक यूज की हुई है और उसी को वो यूज करते हैं, जिससे समय भी बचता है, ऊर्जा भी बचती है और उस नई टेक्निक में जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट की भी क्या हो जाती है, बचत। परिणाम स्वरूप कार्यक्षमता बढ़ती है, इफेक्टिव होता है यानी प्रभावशीलता भी बढ़ती है, लागत में भी क्या आती है, कमी, क्योंकि अच्छी टेक्निक का यूज करोगे तो आप नेचुरल है जानते हो कि कॉस्ट भी क्या आती है, कम। नेक्स्ट, नवीनता। बाजार में नई और कुछ, यानी हम जानते हैं आज वर्तमान में मार्केट में नई नई वस्तुओं की डिमांड है, ठीक है, और अच्छी वस्तुओं की भी। तो ऐसे में संयुक्त उपक्रम के कारण नई नई वस्तुएं और नई नई वस्तुओं में जो क्रिएटिविटी है वो भी मार्केट में आ पाती है, नए नए विचार आते हैं, साथ में नई नई टेक्निकों का यूज भी किया जाता है जिससे विदेशी साझेदार नए प्रकार की वस्तुओं को भी बाजार में लाएं। नेक्स्ट है उत्पादन लागत में कमी। जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय निगम भारत में पूंजी निवेश करता है तो लागत में कमी आती है और इस लागत में कमी से लाभ अधिक होता है। उन्हें अपनी वैश्विक आवश्यकताओं के लिए श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुएं भी उपलब्ध हो जाती है और आज भारत अनेक उत्पादों का प्रतियोगी और अंतर्राष्ट्रीय स्रोत भी बन चुका है, यानी बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें वो विदेशों में कंपटीशन में टिकते हुए बेच रही हैं। इसके कई कारण जैसे कच्चा माल, श्रम की कम लागत, टेक्निकल योग्यता, प्राप्त श्रम शक्ति, पेशेवर प्रबंधक, चार्टेड अकाउंटेंट, वकील, इंजीनियर, वैज्ञानिक, ये और साथ में अद्भुत मानव शक्ति। नेक्स्ट है एक स्थापित ब्रांड का नाम। जब दो व्यावसायिक इकाइयां
संयुक्त उपक्रम के रूप में निर्माण करती है, तो एक पक्ष को दूसरे पक्ष के द्वारा जो पहले से वो व्यवसाय स्थापित कर रखा है उसकी जो ख्याति है, उस गुडविल का भी क्या मिलता है, लाभ। यदि संयुक्त उपक्रम भारत में स्थित है तो भारतीय कंपनियों के साथ है, तो भारतीय कंपनी को उत्पाद और वितरण प्रणाली के लिए ब्रांड के विकास की, समय की और धन के व्यय की आवश्यकता भी नहीं होगी। उत्पाद को बाजार में लाने के लिए ऑलरेडी मार्केट तैयार है, तो ना तो अधिक विज्ञापन की जरूरत है, ना ही बहुत अधिक समय लगेगा और ना ही लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए उसे आवश्यक प्रयास करने की जरूरत होगी। तो ऐसे से इस प्रक्रिया को अपनाने से जो इन्वेस्टमेंट की जो बचत है वो कम होती है, यानी बचत होती है। अब है सार्वजनिक निजी भागीदारी, यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात सार्वजनिक और निजी भागीदारी के बीच सर्वोत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ तरीके से कार्य, दायित्व और जोखिमों को बंटवारा कर दिया जाता है। अर्थात इसके तहत दोनों ही पक्ष, दो या दो से अधिक जो भी मिलकर के व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं संयुक्त उपक्रम के रूप में, वो अपने कार्यों को, दायित्वों को और जोखिमों को एक दूसरे को बांट देते हैं। इसके अंतर्गत सार्वजनिक भागीदारी होती है, जैसे सरकारी इकाइयां, मंत्रालय, विभाग, नगर निगम या सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रम। निजी भागीदारी में टेक्निक, वित्तीय विशेषज्ञता वाले व्यवसाय, निवेशकों सहित स्थानीय अथवा विदेशी भागीदार सम्मिलित हो सकते हैं। और अगर गैर सरकारी संगठन है या समुदाय आधारित संगठन है तो कोई भी परियोजना निर्मित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना सम्मिलित है। इसी प्रकार से आधारभूत संरचना और अन्य सेवाओं के संदर्भ में सार्वजनिक और निजी कंपनियां मिलकर एक संयुक्त उपक्रम को स्थापित कर सकती है। और सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रतिरूप के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है और साथ में सुनिश्चित करता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व निभाए जा रहे हैं और इस क्षेत्र में सुधार और सार्वजनिक निवेश से सफलता से भी पूरे किए जा सकते हैं। इससे सरकार का योगदान, निवेश के लिए पूंजी, संपत्तियों का हस्तांतरण, ये सभी सरकार का योगदान इसमें रहता है, जो सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरण जागरूकता, स्थानीय जानकारी के अतिरिक्त भागीदारी की सहायता भी करता है। और भागीदारी में निजी क्षेत्र की भूमिकाओं में, प्रचालनों में और अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग करना, कार्यों का प्रबंधन करना, प्रभावी तरीके से व्यवसाय का संचालन करने के लिए नव प्रवर्तन करना, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। पूरे विश्व में जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी अपनाई जा रही है वो हैं ऊर्जा उत्पादन, वितरण, जल, सफाई व्यवस्था, कचरा निस्तारण, पाइपलाइनें, अस्पताल, विद्यालय भवन, शिक्षण सुविधाएं, स्टेडियम, हवाई यातायात, नियंत्रण, जेलें, रेलवे, सड़क, बिलिंग और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी और आवास, इन सभी को किसके अंतर्गत निभाया जा रहा है? सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत। ओके स्टूडेंट, अब इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और यदि इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। आप मैसेज बॉक्स के अंदर उस प्रॉब्लम को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इसे लोकप्रिय बनाइए। थैंक यू।